भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में इस बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका साम्राज्य सम्राट अशोक की तरह बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी सोच बहुत बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा, जो इस धरती पर जन्मा है, जो धरती को अपना मानता है, वही यहाँ राज करने का हकदार है। हिंदवी स्वराज उनका सपना था। हमारे चारों ओर दुश्मन है। दिल्ली की बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह के हाथ में है और दक्षिण में सारी मुस्लिम रियासतें आपस में लड़ रही हैं। ये सब के सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। इन्हें हमारे किसान बसबदार जागीरदारों पे विश्वास नहीं है। हम इसे छोटी लड़ाइयों से नहीं जीत सकते। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मामले पर आके किसान, हर पंथ, हम सबको एक साथ होना होगा। हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मैं अपने रक्त से ये शिवलिंग का अभिषेक करके प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगा। भारतवर्ष में इस बार छत्रपति शिवाजी, महानायक जिनके पास आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, जिसके पास महाराणा जैसे शौर्य और बल था। शिवाजी का जन्म हुआ पूना के पास शिवनेरी के किले में। माँ का नाम था जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले। पिता जागीरदार थे। लालन पालन में बड़ी भूमिका माँ जीजाबाई की रही, क्योंकि पिता शाहजी भोसले को राजकाज के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। जीजाबाई निडर और प्रतिभाशाली महिला थी। वो शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती, उन्हें धर्म, ज्ञान और जीवन के आदर्श की बातें समझाती थी। शिवाजी के बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ देश के हालात तो ऐसे थे ही, जिसे समझना शिवाजी जैसे विलक्षण बच्चे के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। 17वीं शताब्दी का भारत, शिवाजी जब पुणे में बड़े हो रहे थे। यह वो समय था जब भारत में मुगल वंश अपने चरम पर था। इस मुगल सल्तनत का बादशाह था शाहजहां। इस समय मुगल सल्तनत को भारत में किसी से चुनौती नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा अब सिर्फ यही थी कि भारत के दक्षिण राज्य मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाए। दक्षिण का इलाका दक्कन कहलाता था, जहां अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य अपनी जड़ें जमा चुके थे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के शासक थे, बीजापुर में आदिल शाह के और गोलकुंडा में सुल्तान कुली कुतुबुल मलिक के वंशजों का शासन था। बीजापुर के राजा को आदिल शाही कहते थे, जबकि गोलकुंडा को कुतुब शाही। ये राज्य स्थानीय जागीरदारों के जरिए राज चलाते थे। बीजापुर सुल्तान ने पुणे की जागीर शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को दी थी, जिसकी निगरानी दादाजी कोंडदेव नाम के व्यक्ति करते थे। दादाजी, ये किला किसका है? ये तोरण का किला है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का। पर पुणे की जागीर तो हमारे है, तो फिर किला उसका कैसे हो गया? छोटे राजा साहब, जागीर का मतलब ये नहीं होता कि हमारा उस पर मालिकाना हक है। दादाजी कोंडदेव बालक शिवाजी के मन में उठने वाले ऐसे कई सवालों का जवाब देते होंगे। इस बात का अब बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक वर्ग है जो दादाजी की गिनती शिवाजी के गुरु के तौर पर करता है, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि दादाजी कोंडदेव जागीर के अधिकारी थे और उनकी भूमिका गुरु जैसी नहीं थी। बहरहाल, शिवाजी और साहस का रिश्ता और उनके नेतृत्व करने की क्षमता बहुत जल्द लोगों को दिखने लगी। जंगल शिवाजी के लिए खेल का मैदान था। पुना जिले के पश्चिम भाग में बड़ा पहाड़ी इलाका मावल प्रदेश कहलाता है। पहले पहल शिवाजी के लिए यही मावल भरोसेमंद सैनिक और दोस्तों का इलाका बना। शिवाजी ने लोगों को एकजुट कर लड़ाकुओं की एक टोली खड़ी कर ली।
मावल इलाके की टोली सिर्फ अति उत्साही नवयुवकों की टोली नहीं थी। शिवाजी के नेतृत्व में इनके इरादे बड़े थे। 1645 की एक चिट्ठी का जिक्र आता है जिसे दादाजी पूर्णदेव ने लिखा है। इस चिट्ठी के मुताबिक एक दिन शिवाजी ने अपने साथियों को मंदिर में बुलाया और उनके साथ मिलकर एक बड़ी प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा हिंदवी स्वराज्य की थी। हमारे चारों ओर दुश्मन है। दिल्ली की बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह के हाथ में है और दक्षिण में सारी मुस्लिम रियासतें आपस में लड़ रही हैं। ये सब के सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। इन्हें हमारे किसान बसबदार जागीरदारों पे विश्वास नहीं है। हम इसे छुटपुट लड़ाइयों से नहीं जीत सकते। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मामले मराठे किसान, हर पंथ, हम सबको एक साथ होना होगा। हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मैं अपने रक्त से ये शिवलिंग का अभिषेक करके प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगा। हिंदवी स्वराज की स्थापना के इरादे से 1646 के लगभग शिवाजी ने पुणे और इसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। शिवाजी ने अपनी टोली के योद्धाओं को एकजुट कर किलों पर कब्जे का अभियान शुरू किया। उन दिनों किलों के जरिए ही रियासत स्थानीय प्रशासन को चलाता था। एक किला एक जागीर का प्रतीक होता था। ऐसे किले पूरे बीजापुर रियासत में फैले थे। शिवाजी ने किलों पर कब्जे के लिए सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं की, बल्कि कहीं सुलह तो कहीं कूटनीति का इस्तेमाल किया। कब्जे से मिलने वाले धन से शिवाजी ने अपने लिए किला बनवाना शुरू किया। इसे नाम दिया रायगढ़। बीजापुर के सुल्तान को इसकी खबर लगी और उसने किले का काम रुकवा दिया और शिवाजी के पिता को बेंगलोर से दरबार में बुलाया। शाह जी को ही बीजापुर सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी। गुस्ताखी माफ हो। शिवाजी ने जो आपके साथ किया उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी, अन्यथा मैं उसे रोकने की कोशिश करता। उसने आपके साथ तो बगावत की, मेरा कहा भी नहीं मानता। शाह जी भोंसले को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में मतभेद की वजह से आदिल शाह ने पिता शाह जी को बीजापुर में कैद कर लिया। ये वो समय था जब दिल्ली का बादशाह शाहजहां दक्कन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था। शिवाजी को यह बात पता थी। पिता की रिहाई के लिए शिवाजी ने एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने बादशाह शाहजहां को चिट्ठी लिखकर मुगलों के लिए काम करने का प्रस्ताव रखा। बीजापुर के सुल्तान को इसकी खबर लगी और उसने किले का काम रुकवा दिया और शिवाजी के पिता को बेंगलोर से दरबार में बुलाया। शाह जी को ही बीजापुर सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी। गुस्ताखी माफ हो। शिवाजी ने जो आपके साथ किया उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी, अन्यथा मैं उसे रोकने की कोशिश करता। उसने आपके साथ तो बगावत की, मेरा कहा भी नहीं मानता। शाह जी भोंसले को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में मतभेद की वजह से आदिल शाह ने पिता शाह जी को बीजापुर में कैद कर लिया। यह वो समय था जब दिल्ली का बादशाह शाहजहां दक्कन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था। शिवाजी को यह बात पता थी। पिता की रिहाई के लिए शिवाजी ने एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने बादशाह शाहजहां को चिट्ठी लिखकर मुगलों के लिए काम करने का प्रस्ताव रखा। पिता शाह जी को कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी को सिंहगढ़ किला बीजापुर की रियासत को सौंपना पड़ा। शिवाजी ने पिता को बंदी बना लिए जाने के बाद तकरीबन 7 साल तक विस्तार की अपनी नीति को रोक लगा दी। लेकिन 1656 में एक बार फिर शिवाजी ने अपना रुख बदला। अब की बार उनके निशाने पर पुणे के दक्षिण में स्थित जावली था। सतारा जिले में महाबलेश्वर पहाड़ के करीब जावली नाम का एक गांव है। यहां 16वीं शताब्दी में ही चंद्रराव यशवंत मोरे नाम का एक व्यक्ति बीजापुर का जागीरदार था। ये देखो शिवाजी ने मुझे क्या पत्र भेजा है। इसमें लिखा है, तुम मेरे अधीन मांडलिक बन जाओ।
तुम बीजापुर को जो रकम देते हो वो रकम मुझे दिया करो। अगर ये मंजूर नहीं तो युद्ध के समय 5000 घोड़सवारी और सैनिकों के साथ मेरी मदद क्या करो। तुम अपनी जागीर में रहकर मेरे लिए काम करना चाहिए, मेरे लिए काम कर। अगर मेरे साथ नहीं रहे, अगर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र या चाल चली तो जावली को जीतकर तुम्हें कैद किया जाएगा। कहते हैं कि मोरे के पास अकूत धन और 12,000 की पैदल सेना थी। शिवाजी के राज्य विस्तार में जावली एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि वो बातचीत से मानने को तैयार नहीं थे। वो कल का लड़का अपने आप को समझता क्या है? मैं चंद्रराव यशवंत मोरे, उसको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जाओ तुम लोग, जाओ। जावली के जागीरदार चंद्रराव यशवंत मोरे ने शिवाजी की बात नहीं मानी। शिवाजी नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून खराबा हो, लेकिन जावली पर कब्जा उनकी जरूरत थी। लिहाजा शिवाजी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा रघुनाथ को जावली के किले में भेजा। रघुनाथ बातचीत के बहाने उसके पास गया और चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी। दूसरी तरफ पास ही छिपे शिवाजी ने कुछ सैनिकों के साथ जावली पर धावा बोल दिया। कुछ घंटे की लड़ाई के बाद जावली पर शिवाजी का कब्जा हो गया। जावली पर कब्जे से उत्साहित शिवाजी की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी और उनका कद भी 1656 में ही मुगलों की सेना बीजापुर के खिलाफ अभियान में व्यस्त थी। शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के कब्जे वाली दक्कनी इलाके पर हमला कर दिया। उस समय दक्कन का गवर्नर कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था। मगर इस हमले ने शिवाजी और आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उस बदमाश को खत्म कर दो। जिस किसी भी गांव में उसको पनाह मिले, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। उस गांव के लोगों पर किसी भी तरह का कोई रहम ना किया जाए। उन्हें मारो और उनकी संपत्ति अपने कब्जे में कर लो। औरंगजेब के आदेश के बाद उसके सैनिकों ने शिवाजी का पीछा शुरू किया। गांव के गांव तहस नहस हुए, ग्रामीण मारे गए, लेकिन शिवाजी मुगलों के कब्जे में नहीं आए। मॉनसून शुरू होने के बाद मुगलों ने शिवाजी का जंगलों में पीछा करना छोड़ दिया। इस बीच बीजापुर ने औरंगजेब से समझौता कर लिया। शिवाजी को भी औरंगजेब से समझौता करना पड़ा। शिवाजी ने समझौते के लिए औरंगजेब को एक पत्र लिखा। हमारी पुश्तैनी जागीर को पक्का कर दें। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं 500 बेहतरीन सैनिकों के दस्ते को आपकी सेवा में लगा सकता हूं। इसके अलावा शाही अधिकारियों के साथ जहां कहीं भी सीमा पर जरूरत हो, मैं अपनी सेवा देने के लिए हाजिर रहूंगा। दिल्ली में उस समय औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी। औरंगजेब की नजर में शिवाजी एक बड़ी मुसीबत थे। वो नहीं चाहता था कि जब वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहा हो, उस समय उसकी रियासत के दक्षिणी छोर पर कोई गड़बड़ी हो। लिहाजा औरंगजेब ने शिवाजी से टक्कर लेने का इरादा छोड़ दिया। महाराज, औरंगजेब ने लिखा है, तुम्हारी अर्जी मिली। हालांकि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा और बहुत संगीन है, लेकिन तुमने हमारी सल्तनत के लिए आगे से हमेशा वफादार रहने और उसके फायदे में काम करने का भरोसा दिया है। मैं रहम करके तुम्हारे गुनाह के पन्नों को मिटा रहा हूँ, इस भरोसे से कि दोबारा तुम इस तरह की गलती नहीं करोगे। बीजापुर के जो भी किले तुमने लिए हैं वो तुम्हारे पास रहेंगे। दाभोल के बंदरगाह की चुंगी तुम रख सकते हो। आगरा की गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को पत्र लिखा और शाही कपड़े भेजे और कहा कि सल्तनत के खिलाफ कोई काम न किया जाए। दरअसल शिवाजी और औरंगजेब दोनों को ही एक दूसरे पर कतई भरोसा नहीं था। आगरा कूच करने से पहले औरंगजेब ने चेतावनी दी थी कि शिवाजी से सतर्क रहें और उन्हें पहाड़ी चूहा कहा था। तू
दूसरी तरफ शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का प्रण ले लिया, लेकिन यह प्रण सिर्फ किले और रियासतों को जीतने से पूरा नहीं होता। इस स्वराज्य की स्थापना में आम जनों के कल्याण, स्वाभिमान और स्वाधीनता का आदर्श सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ शिवाजी समझ गए थे कि मुगलों या आदिल शाही सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी सेना और प्रशासन का चुस्त होना बेहद जरूरी है। इसके बाद शिवाजी ने घुड़सवार फौज को बढ़ाने का काम शुरू किया, नौसेना नेवी का विकास शुरू किया और रुख किया कोंकण की तरफ। जल्द ही भिवंडी से लेकर महाड़ तक के 140 किलोमीटर के इलाके पर शिवाजी का कब्जा हो गया। शिवाजी बीजापुर के आदिल शाह को सीधी चुनौती दे रहे थे। आदिल शाह ने अपने कुख्यात जनरल अफजल खां को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। मैं अब्दुल बटियारा उर्फ अफजल खान इस जंग की अगुवाई करूं और शिवाजी को हराने के लिए मुझे घोड़े से भी उतरने की जरूरत है। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अफजल खान की फौज शिवाजी की सेना को खदेड़ने लगी। शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में शरण ली। मराठों की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा शिवाजी के कुछ सलाहकारों ने अफजल खान से समझौता करने का प्रस्ताव दिया। ना ना ना, कोई समझौता नहीं। हमारी जीत निश्चित है। ये भगवा कभी झुकेगा नहीं। मां भवानी ने हमें जीत का भरोसा दिलाया है। शिवाजी अडिग रहे क्योंकि उनके पास एक रणनीति थी जो पूरी तरह से उनकी बहादुरी पर टिकी हुई थी। रणनीति की शुरुआत इस बात से हुई कि शिवाजी ने यह कहना शुरू किया कि अफजल खान जैसे सेनापति का मुकाबला वो कतई नहीं कर सकते और वो हथियार डालने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उनकी जान बख्श दी जाए। बात अफजल खान तक पहुंची। मराठों की हालत देखकर अफजल खान को इन बातों पर यकीन हो गया। अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर नाम के एक दूत को शिवाजी के पास भेजा, इस संदेश के साथ कि उनके पिता शाहजी भोसले उसके दोस्त रहे हैं और उसकी मंशा शिवाजी को आदिल शाह की सेवा में जोड़ने भर की। शिवाजी यही चाहते थे। गोपीनाथ ने शिवाजी के लिए नया रास्ता खोल दिया था। शिवाजी गोपीनाथ से मिले और उसे धन और धर्म की बात कर अपने पक्ष में कर लिया। आप तो ब्राह्मण हैं गोपीनाथ जी, धर्म के रक्षक हैं। आप बताइए कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारे धर्म के लोगों को परेशानी हुई? मैंने तो हिंदुओं की रक्षा के लिए ही तलवार उठाई है। इस अफजल खान ने मुझे मारने के लिए न जाने कितने मंदिर गिराए, यहां तक कि पंढरपुर के मंदिर को भी अपने हाथों से अशुद्ध किया है। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं, आप बस आज्ञा कीजिए। कहा जाता है कि गोपीनाथ ने मां भवानी के सामने शिवाजी की मदद करने का प्रण लिया और अफजल खान को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक शिवाजी और अफजल खान को मिलना था। अफजल खान मिलने को तैयार हो गया। किले से कुछ दूरी पर मिलने का फैसला हुआ। कहा गया कि दोनों के साथ एक एक अंगरक्षक ही आएंगे। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात की जगह एक खुली जगह पर शामियाने के नीचे रखी गई थी। शामियाने में दोनों तरफ से 4-4 लोग मौजूद थे, 2-2 अंगरक्षक और 2-2 वार्ताकार। शिवाजी बाहर से बिना किसी शस्त्र के दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो अफजल खान से मिलने पहुंचे तो देखा कि उसके कमर में एक छुरा लटक रहा है। अफजल खान कद में शिवाजी से बहुत बड़ा था। शिवाजी के सामने आते ही अफजल खान गले मिलने के लिए आगे झुका। शिवाजी के लिए यही मौका था।
किया गया, उधर योजना के मुताबिक अगली कार्रवाई शुरू हो गई। शिवाजी की योजना के मुताबिक उनके सैनिक अफजल खान के कैंप के पास पहले से ही मौजूद थे। हमले की सूचना मिलते ही मराठा सैनिकों ने अफजल की सेना पर हमला कर दिया। इस जीत ने शिवाजी का कद काफी बड़ा कर दिया, लेकिन अगली चुनौती भी जल्दी ही आ गई। चुनौती थी मुगल गवर्नर शाइस्ता खान। इस बार औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण के अभियान पर भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी का बचपन बीता था। शिवाजी के हिंदवी राज्य का सपना चूर चूर हो रहा था। शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमले के लिए एक खास योजना बनाई, जिसे आज की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। पुणे के अंदर किसी भी मराठी के आने पर पाबंदी थी, लिहाजा बाराती बनकर शिवाजी और उनके कुछ खास गिने चुने सैनिक शहर के अंदर घुसे। रात हुई तो पहरेदारों को मारकर दीवारों में छेद कर महल के अंदर शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच गए। शिवाजी और उनके सैनिकों के अचानक हमले से घबराकर शाइस्ता खान तेजी से भागता हुआ महिलाओं के कमरे में घुस गया और अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उसकी उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान तो बच गया, लेकिन उसका बेटा और कई मुगल अधिकारी मारे गए। शिवाजी यहीं नहीं रुके। 3 साल तक पुणे पर शाइस्ता खान और उसकी सेना का कब्जा रहा। इससे जान माल की भारी हानि हुई। लिहाजा शिवाजी ने मुगलों के मुख्य व्यापारिक शहर सूरत पर हमला करने का फैसला किया। सूरत पर हमला बादशाह औरंगजेब को सीधी चुनौती थी। शाइस्ता खान की विफलता के बाद औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ आजमाने का फैसला। जय सिंह कुशल योद्धा था और वो औरंगजेब के कई सफल युद्ध अभियानों का हिस्सा रह चुका था। वो सबसे पहले पूना पहुंचा और उसने पुरंदर के किले को घेर लिया। मुगलों की फौज ने वहां जमकर लूटपाट मचाना शुरू किया। कहा जाता है कि पुरंदर के किले में 4000 मराठा सैनिक, 3000 औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी। शिवाजी ने मुगलों की भारी भरकम सेना को रोकने के लिए संधि का फैसला किया। 23 किले और उसके आसपास की जमीन पर बादशाह का अधिकार होगा। 12 किले पर शिवाजी महाराज का अधिकार होगा, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख हुण प्रति वर्ष होगी। शिवाजी महाराज बादशाह की प्रजा बनकर रहेंगे, लेकिन उन्हें मनसबदार और दक्षिण के राज प्रतिनिधि की तरह बादशाह के दरबार में हाजिरी देना जरूरी नहीं। महाराज, आप जैसे शूरवीर और बुद्धिमान योद्धा तो वेरले ही हुए। आपके बारे में चर्चा तो दिल्ली और आगरा तक हो रही है। हम चाहते हैं कि ये संधि हमारे और आपके बीच के संबंधों में ना आए। मुझ पर भरोसा रखते हो तुम बेफिक्र होकर जल्द से जल्द आगरा चले आओ। मेरे दरबार में हाजिरी के बाद तुम्हें मुगल सल्तनत का समर्थन मिलेगा, जिससे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हें वापस जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। महाराज, मन में शंका बिल्कुल भी मत रखिए। बादशाह अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। भरोसा रखिए उस पर। वहां आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। खुद मेरा पुत्र कुंवर राम सिंह वहां आपकी सेवा में हाजिर है।